इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए, खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी। विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल बीएससी की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लेकिन उसमें इतनी बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ। खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है, जिसमें से खर्च भी कुछ कम हुआ है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। आपको ध्यान में होगा कि हमने उस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी और उसके अंदर एक सहमति बनी थी कि यह समय ऐसा है कि इस समय अगर कुछ ऋण ज़्यादा लेना भी पड़े तो लेना चाहिए। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट्स हैं, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे हमने टाइमली दिए हैं, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था और उसमें हमें लगभग 350 करोड़ रुपया से 290 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उपलब्ध हुआ था। वो खर्चे लगातार हम कर रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ अभी भी, क्योंकि कोविड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो उसमें काम हमारा हो रहा है जो सरकारी खर्चों के अलावा। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफ़ी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशंस की वो सारे किए जाए। खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाज़ारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने एक विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रभाव इसका दोबारा से फिर आगे बढ़े। तो इसकी सावधानी बरतने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हमने कर दी हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है। चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगाया है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी बारी आ गई है। तो ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख वैक्सीनेशन के टीके अभी तक लग चुके हैं, जिसमें अभी प्रतिदिन के जो टीके लग रहे हैं लगभग 30 से 35 हज़ार टीके अभी भी प्रतिदिन लग रहे हैं। अभी जो चौथा फेज़ शुरू हुआ है, इस फेज़ में चूँकि 60 साल की बड़ी आयु के लोग या फिर 45 से 60 के बीच में जिनको कोई ना कोई प्रभाव है किसी बीमारी का, रोग का, जिनको कोरोना की बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए चालू किया है। इसमें एक पहलू है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स का भी खोल दिया गया है। उसमें 382 हॉस्पिटल्स ऐसे जो आयुष्मान भारत में एमपैनल्ड हैं, उनको सबको ऑथराइज किया है।
अभी पहले दिन ही 1 तारीख को जिसमें से 49 जो है फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहाँ 250 रुपये का रेट रखा गया है कि 250 रुपये से ज़्यादा कोई चार्ज न करे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी आएगा उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा, उसमें वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेवल का व्यक्ति होगा, वहाँ फ्री सर्विस ये रहेगी। सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं। अभी पर्याप्त हैं जितनी संख्या अभी चल रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ग्रुप्स के हिसाब से बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर हमने तैयारी कर रखी है कि इसके सेंटर्स और बढ़ाए जाएं। इसी प्रकार एक विषय 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूँ, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूँ, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूँ कि 2014 के अगस्त में 73 रुपये पेट्रोल था, 73 रुपये 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपये 95 पैसे हुआ, वो 3 रुपये कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपये हुआ, 17 में 70 रुपये 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपये हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपये 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपये 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपये 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोएस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीज़ों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीज़ों में होता है। दूसरी बात, ये रेट जो होते हैं वो केवल हम अपने देश की ये प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब विदेश से आते हैं, और विदेश में लाते समय हमको जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, उससे भी प्रभावित होते हैं। तो जहाँ तक एक्सचेंज रेट की बात है, ये भी 2014 के अंदर ये रेट था 59 रुपये 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपये, 16 में हुआ 68 रुपये, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपये, 19 में 71 रुपये 90 पैसे, 20 में 76 रुपये 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपये 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 इनका दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपये, कितना 17 रुपये होता है। तो 59 में अगर 17 रुपये बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%, क्यों, बल्कि 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% से भी ऊपर हो गया। तो 30% से ऊपर एक्सचेंज रेट का अंतर आ गया, और लगभग इतना ही पेट्रोलियम का रेट है, ऐसे ही लगभग डीजल का रेट है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, एक इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। इसलिए ये दोनों जो आंकड़े हैं, इसके हिसाब से अगर मैं कहूँगा तो ये एट पार चल रहा है पिछले 6 साल से। लेकिन आज चूँकि मुद्दा नहीं है, इसलिए एक डीजल की, पेट्रोल की बात कह करके जनता को भ्रम में डालना, ये उनका एक
सिस्टम है, तो मैंने आपके सामने इसलिए विषय रखा है। इसके साथ एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हमने SIT गठित की थी, SIT, उसकी भी बहुत लोगों ने चर्चा की कि हाँ उसके बारे में चर्चा बताएं, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सब लोगों का एक मत था। इसमें मेरा कहना इतना है कि ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ विषय था ये सारा सिस्टम ऐसा है जो कई वर्षों से इसके ऊपर सब सरकारें काम कर रही हैं। कोई हमने ही किया ऐसा नहीं, पहले भी लोगों ने किया ही होगा। और काम करते समय ध्यान में ये आता कि ये जो सारा काम है मल्टी स्टेट, इंटर स्टेट जो डीलिंग है, जो चीज़ों की सप्लाई है, स्मगलिंग है, एक नशीली वस्तु होने के कारण से इसमें बहुत से ऐसे दौर भी पहले भी आए हैं जब कठिनाइयों का हमने सामना करना पड़ा है। विषय तब ये गंभीर हुआ जब 47 लोगों की डेथ हुई हरियाणा के अंदर। हालांकि पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, देश में बहुत प्रांतों में हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, लेकिन एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसको हम बंद भी नहीं कर सकते। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बंद करके हमने 1996-98 में देख लिया। उस समय भी ये सारी समस्याएं आई थी। मैं तो स्वयं उस सारी चीज़ का जानकार हूँ, क्योंकि उस समय भी हमारे अलायंस की सरकार थी, हमने बंद भी किया और बाद में जब समस्याएं बहुत खड़ी हो गई तो फिर वो खोलना भी पड़ा। तो वो सारी चीज़ें उस समय से चल रही हैं। अभी भी ये सारी चीज़ें कोई सुधर गई हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन लगातार सुधारने का हमारा क्रम ये चालू है। और उसके अंदर जो जो चीज़ें ध्यान में आती हैं उसके लिए हम इंक्वायरी भी कराते हैं, जो विषय उसमें ठीक करने की भी कोशिश होती है। अब ये सारा जो एपिसोड इतना हो गया है, लगभग कोविड के दिनों से ये शुरू हुआ। मार्च के अंदर एक प्रकार से लॉकडाउन के समय सारी बिक्री बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बिक्री चलती रही। और उस चलने में एक सीमा यहाँ तक आ गई कि जहरीली शराब भी बनाने लग गए लोग, उसमें 47 लोगों की जो जाने गई। तो उस सारे के ऊपर 2-3 इंक्वायरियाँ हुई हैं। एक SIT बनी TC गुप्ता जी के देखरेख में। एक बाद में फिर उसी फाइंडिंग में ध्यान में आया कि जो FIRs हुई हैं उन FIRs के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही, तो एक पुलिस विभाग ने किनकी कलाराम चंद्र जी के देखरेख में कमेटी बनाई है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो DGP साहब ने बनाई थी, DG साहब को बस वो पहुंची हैं। अब ये फिर बाद में श्रीकांत यादव इनके नेतृत्व में खास करके जब 47 लोगों की डेथ हुई तो वो बनाई गई। हमारे प्रयत्न ईमानदारी ये है कि इन चीज़ों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। तो इन सब कमेटियों की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस हैं, और वो रिकमेंडेशंस कोई एक दूसरे को देख के नहीं बनाई गई हैं, वो इंडिपेंडेंट है सब। और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन ऐसे हैं कि मल्टी डिपार्टमेंट्स एक इशू ये बना है। इसमें होम डिपार्टमेंट भी है, इसमें एक्साइज टैक्सेशन के लोग भी हैं, इसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब के ऊपर अध्ययन करने के लिए अलग अलग टीमों ने उसका अध्ययन किया है। लेकिन अब हमने आज ये निर्णय किया है कि ये सारी कमेटीज़ के ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के लिए, या जो दोषी लोग हैं उनको उचित दंड मिले, इसके लिए अब सब रिपोर्ट्स को एक साथ अध्ययन करने के लिए और उसमें रिकमेंडेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी में जो व्यक्ति होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री विजयवर्धन जी की एक सदस्यीय कमेटी ये हम बना रहे हैं, ताकि उन सबको वो अध्ययन कर लें और जो दोषी है उसको छोड़े नहीं। और इस प्रकार से उसमें बहुत सी रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि आगे ये चीज़ें दोहराई ना जाएं। आखिर तो हमारी सरकार का मैंडेट ये है कि जो भी कमी हमको ध्यान में आती है उस कमी को ठीक कैसे करना है, ये हमारा टारगेट होता है। खाली कोई इस